गोंडा से बड़ी खबर मिल रही है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पलटने से बड़ा हादसा। अब तक 4 लोगों की हुई मौत। हादसे में आधा दर्जन लोग बताए जा रहे घायल। पटरी से नीचे उतरकर पलटी ट्रेन और इस दौरान ट्रेन की 10 बोगियां पलट गई। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी ट्रेन। राहत बचाव कार्य में जुटी है पुलिस और आरपीएफ की टीम। गोसाई डिहवा गांव के पास की बताई जा रही घटना। सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान। अधिकारियों को दिए राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश। घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश इस दौरान दे दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है वो घटना उसके साथ घट गई और ऐसे में ट्रेन की 8 बोगियां जो हैं वो पलट गई। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका संज्ञान लिया है। साथ ही मौके पर जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ये एक्सप्रेस थी जो कि पलट गई है और अब तक 4 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल भी इस दौरान हो गए हैं। बचाव कार्य में पुलिस और आरपीएफ की टीमें लगी हुई हैं। तो इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया, जहां पर 4 लोगों की अभी तक मौत बताई जा रही है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल हो गए हैं। सीएम योगी ने इसका संज्ञान भी लिया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जल्दी से जल्दी कार्य किए जाए, बचाव कार्य में तेजी लाई जाए। और कन्नौज से बड़ी खबर मिल रही है। सड़क पर ग्रामीणों ने लगाया जाम। ग्रामीणों पर पुलिस बल ने किया लाठीचार्ज। ग्रामीणों को बार बार हाईवे पर आने से रोक रही थी पुलिस। बात करने गए एसएसपी और सीओ से भी उलझे ग्रामीण। फिर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर लगाया आरोप। बीजेपी जिलाध्यक्ष के इशारे पर पुलिस ने चलाई है लाठियां। लाठीचार्ज में कई ग्रामीण भी घायल हो गए हैं और लाठीचार्ज को लेकर एसएसपी ने बड़ा बयान दिया है। ग्रामीण नहीं खोल रहे थे जाम, इसलिए किया गया है हल्का बल्का प्रयोग। ये एसएसपी का बयान भी सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने जाम लगाया, जिसके बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे और जाम खोलने की अपील की गई, लेकिन ग्रामीणों ने जाम नहीं खोला और ऐसे में पुलिस ने पुलिस बल का उपयोग भी किया और लाठीचार्ज भी कर दी। इस दौरान कई ग्रामीण घायल भी हो गए इसमें। और एसएसपी का भी ये बयान सामने आया है कि बार बार समझाने के बावजूद भी जाम नहीं खोला जा रहा था, जिस दौरान हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बेर सिंह भदौरिया लाठी चार्ज कराया। बेर सिंह ने भदौरिया कहे जिला अधिकारी लाठी चार्ज करो, तब जो काम होगा। महिला पुलिस सबके लाठी और सबके हाथ पांव टूटे। तो लाठी चार्ज क्यों करवाई थी उन्होंने? क्या वजह थी? पता नहीं साहब, इसने बेर सिंह भदौरिया कैसे क्या करवाया इसने। क्या आप लोग जाम लगाए थे क्या? ना जाम नहीं, ना कोई गाड़ी फूकी, ना कोई ठीका फूका। अपनी लात देख रहे कोई। मेरा जिसका भांजा गया उसने कहा हमें मंत्री आई जाए, बंद कराएंगे, अपना कुछ इंतजाम कर रहे हैं। आप लोगों की मांग थी कुछ? ना कोई मांग नहीं था। अब जिला और लखनऊ से बड़ी खबर। सपा कार्यालय पर अखिलेश ने ली बड़ी बैठक। हाथरस मामले को लेकर बैठक में हुई चर्चा। अखिलेश यादव ने वरिष्ठ नेताओं को किया निर्देशित। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जाएगा हाथरस। पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद देने का भी आश्वासन देगा। साथ ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी मंथन हुआ है। उपचुनाव को लेकर पार्टी नेताओं को अखिलेश यादव ने मूल मंत्र भी दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी और बैठक में तमाम नेता थे और साथ ही 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के भी मंथन हुआ है बैठक में। साथ ही नेताओं को अखिलेश यादव ने मूल मंत्र भी दिया है। सपा कार्यालय पर यह बड़ी बैठक हुई, जिसमें अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और हाथरस मामले को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि एक डेलीगेशन जाएगा हाथरस में और साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया गया है।
और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में 7 सीएमओ के तबादले। डॉक्टर प्रवीण कुमार सहारनपुर के नए सीएमओ बने हैं। डॉक्टर अखिलेश मोहन सीएमओ गाजियाबाद बनाए गए। डॉक्टर अच्युत मोहन सीएमओ प्रतापगढ़ बनाए गए हैं। डॉक्टर संजय कुमार सीएमओ कौशाम्बी बनाए गए, तो वहीं डॉक्टर तीरथ लाल सीएमओ बागपत बनाए गए हैं। साथ ही डॉक्टर अशोक कुमार सीएमओ आजमगढ़ बनाए गए और अशोक कटारिया को सीएमओ मेरठ की जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएमओ के कामों में बदलाव किया गया है। अब अलग अलग जगह पर तैनाती दी गई है और इस दौरान उत्तर प्रदेश में 7 सीएमओ के तबादले किए गए हैं, जहां पर प्रवीण कुमार को सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। सहारनपुर के सीएमओ बनाए गए हैं। साथ ही अखिलेश मोहन सीएमओ गाजियाबाद बनाए गए हैं और इस दौरान डॉक्टर अच्युत मोहन सीएमओ प्रतापगढ़ बनाए गए हैं। बदायूं में दिव्यांगजन निःशुल्क सहायता उपकरण वितरण के लिए पुलिस लाइन में सामाजिक आधिकारिक शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा और जनप्रतिनिधियों ने 791 दिव्यांगजनों को 1,30,50,000 रुपए की धनराशि के कुल 1,460 सहायक उपकरणों का वितरण किया है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजन के लिए आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। और साथ ही अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मानसून सीजन वाले बयान पर सपा नेता ST हसन का बयान भी अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने मानसून ऑफर दिया है, लेकिन वे पहले भी ऐसा कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश चाहते हैं कि सांप्रदायिकता फैलाने वालों को हटाना और अच्छे लोगों को आगे लाना। वहीं रेडी ठेले वालों की दुकान का नाम बदलने को लेकर के भी अब उन्होंने कहा है कि ये समाज को बांटने की दूसरी साजिश है। ST हसन ने कहा है कि ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान कर गरीब ठेले वालों के पेट पर लात मार दी जा रही है। कावड़ आते ही जिसमें 5% या 10% ऐसे लोग होते हैं जो मुसलमान से कुछ भी लेना पसंद नहीं करते। इससे एक संदेश दिया जा रहा है कि मुसलमान की दुकान से कुछ भी खरीदना बंद कर दिया जाए। ये समाज को बांटने की दूसरी साजिश है। ऐसे ही एक ड्राइव जर्मनी में भी चला था, जब नाजीज ने ये काम करा था और उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बाइकआउट करने का संदेश था। तो हमें तो ऐसा लगता है कि फिर हिंदू मुसलमान की करके साजिश करके इन गरीब ठेले वालों को के पेट पे लात मारी जा रही है। क्योंकि जो कांवड़ी वाले आते हैं, अगर उनमें 5-10% लोग ज़रूर ऐसे होते हैं जो मुसलमानों के यहाँ से कुछ खरीदना पसंद नहीं करते। मुजफ्फरनगर में खतौली से पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने कावड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कावड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम ढाबों और होटलों से हिंदू नाम हटाए जाएं और मुस्लिम नाम लगाए जाएं। उन्होंने मुस्लिम साथी पुलिस प्रशासन से भी मांग की है कि मुस्लिम होटलों से तुरंत हिंदू नाम हटवाया जाए। साथ ही मांग पूरी ना होने पर दंगा करने की चेतावनी तक भी उन्होंने दे दी है। अगर मुसलमान होटल है तो उससे अपना नाम लिखना चाहिए। और जैसे मैंने एक वीडियो भी देखी थी, कोई महिला होटल संचालक से बात कर रही थी कि भाई आपने हिंदू नाम लिखवा रखा होटल का और सारे कर्मचारी मुसलमान हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खाते, यहाँ मीट बन रहा, तो गलत है। अगर अरशद नाम है तो अरशद के नाम से करो, कोई हिंदू नाम है तो हिंदू के नाम से करो, मुसलमान तो मुसलमान के नाम से करो। अपना नाम छिपाने से क्या फ़ायदा। अब जैसे हमारे कावड़ी ये व्रत रखते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो वैसी जगह अगर कुछ चाय पीने लगें और उसी बर्तन में मुर्गा बना हो तो फिर गलत हो जाएगा ना, फिर दंगे होंगे। दंगों का जिम्मेदार कौन होगा। कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कावड़ यात्रा वाले मार्ग पर ढाबा और होटल संचालकों को नाम लिखने के आदेश दे दिए हैं, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में बयानबाजी भी शुरू हो गई है।
दारुल उलूम प्रवक्ता मौलाना सूफियान निज़ामी का कहना है कि ये हिंदुस्तान की तहजीब के खिलाफ है। हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब की पहचान है। यहाँ हिंदू मुसलमान एक दूसरे के त्यौहार में भी भाग लेते हैं। तो वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने ये आदेश का स्वागत भी किया है। साथ ही उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि दुकान से सामान खरीदने पर वंदे मातरम का नारा जरूर लगाएं और अगर दुकानदार नारा नहीं लगाते हैं तो सामान न खरीदें। चाहे वो मुसलमानों का जुलूस, हम अपने धार्मिक कार्यक्रमों में सामने वाले का मजहब या सामने वालों का धर्म देखें। जब जुलूस निकाले जाते हैं, चाहे वो मुसलमानों का जुलूस हो, तो हम देखते हैं कि हिंदू भाई हमारे शाना बशाना हमारे साथ होते हैं। जब वो जुलूस निकालते हैं, हमारे हिंदू भाई जुलूस निकालते हैं, तो मुसलमान उनके शाना बशाना होकर उनके जुलूस के साथ होता है। इसलिए इस मुल्क के अंदर हमेशा से एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के मजहबी मामलात में उनका ताउन शुरू से किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके का ऑर्डर जो किया गया है, ये हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारी सकाफत के खिलाफ है और ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं। सबका सम्मान करते हैं, हम मोहम्मद साहब का भी सम्मान करते हैं। हम गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह और जीसस सबका, राम जी का, अपने हमारे कृष्ण जी का, सबका सम्मान करते हैं। हमको किसी से नफरत नहीं है। कोई हिंदू अपनी पहचान छुपा के दुकान नहीं खोलता है, लेकिन आके तुम्हें पहचान छुपाने से क्या मिलता है। इसीलिए ये कांवड़ यात्रियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए ये आदेश दिया गया है और ये समानता के आधार पर सभी धर्मों के लोगों पर लागू है। हम स्वागत करते हैं, पूरे प्रदेश में इसको लागू कर देना चाहिए। पुलिस प्रशासन के कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर ढाबा होटल संचालकों के नाम लिखने के फैसले का बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने स्वागत किया। उनका कहना है कि इससे सांप्रदायिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा, क्योंकि दूसरे संप्रदाय के लोगों की दुकानों पर मांसाहार भी होता है, जो कांवड़ियों के लिए प्रतिबंधित होता है। लेकिन कुछ लोग इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर कावड़ यात्रा के दौरान जो मार्ग पर दुकान के मालिक का नाम लिखने का प्रशासन ने, पुलिस ने जो एक कदम उठाया है, मैं इस कदम की सराहना करता हूं और स्वागत करता हूं। और केवल ये कदम जो उठाया गया है, ये कावड़ यात्रा के दौरान ही ना हो, बल्कि कावड़ से अलग ये नियम कानून बन जाना चाहिए इस देश के अंदर और पूरे के पूरे देश में ये लागू होना चाहिए और कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए। ये देखने में आया है कि जब कावड़िए दुकान के अंदर सामान लेते हैं, खरीदते हैं, खाते पीते हैं, तो उन्हें बाद में पता चलता है कि ये दुकान नॉन वेज भी है। तो ऐसे दंगे फसाद उस कावड़ यात्रा के दौरान होते हैं, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ता है और कानून व्यवस्था भी खराब होती है। रायबरेली में हुए विभत्स कांड को लेकर बीजेपी किसान नेता रमेश बहादुर सिंह चुरुआ गांव पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने घटना की निंदा करते हुए हिंदू संस्कारों के विपरीत रात में शव को जलाने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं किसान नेता रमेश बहादुर सिंह के गांव पहुंचने से न्याय की उम्मीद जग गई है। पूरा गांव 99% गांव पुलिस से भयभीत है और जो बछरावा का थानेदार है, इसका ये अत्याचार, इसने रात में जो हमारी सनातन धर्म की मूल संस्कार की संस्कृतियां हैं, उनको नष्ट करते हुए डीजल पेट्रोल से शव जला करके इसने कई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए। जैसे वहां जाने से मुझको ये भी आभास हुआ कि इसे संदेह था कि गांव के लोग पुनः सुबह रीपोस्टमार्टम की मांग कर सकते हैं, इसलिए इसने रातों रात उसको जलवाया है। पहली चीज ये है कि इसने वहां कोई भी मौके पर ना तो मोबाइल लोकेशन लेने की कोशिश की कि कौन कौन लोग थे, रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बात की पुष्टि तो मैं नहीं करता हूं और ना गांव वाले ही कर पाएंगे। लेकिन यह जरूर है कि रेप या किसी ऐसे घटनाक्रम को छुपाया गया है जिसमें पुलिस फंसती नहीं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के डॉक्टर देवेंद्र शर्मा मिर्जापुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कमिश्नर कार्यालय में मंडल की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सभी से बच्चों के मुद्दों पर संवेदनशील होने की भी अपेक्षा की है। साथ ही निर्देश भी दिए हैं कि स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में नशे का सामान नहीं बिकना चाहिए। अध्यक्ष ने समाज में फैली कुप्रथाओं, नशा, बाल विवाह,
बाल श्रम जैसे मुद्दों पर भी लगातार कार्य करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं कुछ स्कूलों के पोर्टल पर अपडेट न होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा है कि जल्द इसकी व्यवस्था नहीं की गई तो कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और 15,000 से बढ़ा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड, जिसमें हम 4,000 रुपया देते हैं और उसमें 407 बच्चों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना 1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माँ या पिता किसी कारणवश बीमारी से चले गए हों, ऐसे बच्चों को हम 2,500 रुपया दे रहे हैं। ऐसे बच्चों को 1,595 बच्चों को हम 2,500 रुपया दे रहे हैं। स्पॉन्सरशिप योजना, हमने कहा था भिक्षा से शिक्षा की ओर, यानी जो बच्चे भिक्षावृत्ति में रेस्क्यू होते हैं उन बच्चों को, और जो बाल श्रम में रेस्क्यू होते हैं ऐसे बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा गया है। 823 बच्चों को हम 4,000 रुपया उनके पढ़ने के लिए दे रहे हैं। कन्नौज में आगामी 20 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला अस्पताल के सीएमएस तैयारियों में जुटे हुए हैं। वृक्षारोपण के लिए सीएमएस ने साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। बता दें कि सीएमएस शक्ति बसु को 2,000 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। इसी के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने और जन जागरूकता लाने पर जोर भी दिया जा रहा है। जिला अस्पताल के बाहर पड़ी जगह की साफ सफाई कराई गई है। वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम चल रहा है और आगामी 20 तारीख को वृहद वृक्षारोपण होना है। तो ये हमारे जो चिकित्सालय के आगे जो हरियाली की जगह है उसकी थोड़ी साफ सफाई करवा रहे हैं कि यहाँ पे हमको भी लक्ष्य मिला है कि पौधे लगाने का। तो जो विगत वर्षों के पौधे हैं उनको बचाते हुए बाकी जो जगह है उनको क्लीन करके और पौधे लगाने के लिए इनकी साफ सफाई कितना लक्ष्य है पौधे लगाने? हमको 2,000 का लक्ष्य मिला है। तो संभवतः उतने तो इस प्रांगण में ना लग पाएंगे, लेकिन हमको वो बांटने भी हैं। जन जागरूकता फैलाने के लिए हमें लोगों को ये देना भी है और ये भी अश्योर करना है कि वो उसका वृक्षारोपण करें। लखनऊ में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में पर्यावरण और बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए व्यापक जन आंदोलन के जरिए वृक्षारोपण कर हरित आवरण में वृद्धि करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 26 शासकीय विभागों और जन सामान्यों के सहयोग से वन भूमि, सामुदायिक भूमि और समेत अन्य निजी भूमि के लिए 36.80 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं जनता के सहयोग से, आप सबके सहयोग से कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस वृक्षारोपण अभियान में हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर छात्र, हर सरकारी नौकरी करने वाला, हर युवा, सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। हमारे प्रदेश सरकार द्वारा 26 शासकीय विभागों तथा जन सामान्य के सहयोग से वन भूमि, जो हमारे वनों के पास की हमारी अपनी भूमि है वो भूमि, सामुदायिक भूमि, अन्य राजकीय भूमि, कृषि एवं अन्य निजी भूमि पर वर्ष 2004 हेतु 36.50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। हम कोशिशें करेंगे सरकारी जमीन जितनी है इसके साथ ही साथ सड़क के दोनों तरफ और मिडलाइन पर भी पेड़ लगे हों। रायबरेली में सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत से हजारों फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। खास बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने वालों का इन गांवों से कोई संबंध ही नहीं है। माना जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने वाले अलग अलग प्रांतों के रहने वाले हैं। मामला सलोन तहसील से जुड़ा हुआ है। यहाँ ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह यादव की नूरुद्दीनपुर, सिरसिरा और गोपालगंज गांव में तैनाती है, लेकिन इन गांवों के पत्ते पर पिछले कई महीनों से ऐसे लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बन रहे थे। थाना सलोन में एडीओ पंचायत की तहरीर पर गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 318, 319, 338, 337, 340
भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 4 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई है वो की जा रही है। रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल फोन पर समय मांगने के बाद भी डीएम नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों को से नहीं मिल रहे थे, जिससे नाराज होकर पालिका अध्यक्ष सभी वार्डों के सभासदों के साथ डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने डीएम पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। उनका साफ तौर पर कहना है कि बरसात आ चुकी है, लेकिन अधिशासी अभियंता की ओर से कर्मचारियों से काम नहीं कराया जा रहा है। चेयरमैन और नगर के सारे समस्त सभासद हमारे साथ हैं और मिलने से इनकार किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल एकदम जो है तानाशाही चल रही है। तानाशाही इस तरह जनता की आवाज उठाने आए हैं हम लोग, जनता के काम नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से रायबरेली शहर में नगर पालिका के अंदर सीवर की समस्या है, जल भराव की समस्या है, जल निगम के लोगों ने जिस तरह से सड़कें खोद के फेंक दी है, नगर पालिका को बदनाम करने के लिए, नगर पालिका के अध्यक्ष और सभासद गणों को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची जा रही है और शासन प्रशासन भी हमारा नहीं सुन रहा है। तो बताइए हम जनता के हित के काम कैसे करें, जन के हित के काम कैसे करेंगे? जनता ने मुझे वोट देकर के चेयरमैन बनाया है और जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो हम लोग जनता के लिए बिल्कुल धरने पे बैठेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। बरेली के थाना किला क्षेत्र में बीती 13 जुलाई को मालिकाना हक को लेकर व्यक्ति की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसकी जांच में जुटी पुलिस ने हत्या का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं साथ ही इस दौरान मुठभेड़ भी हुई थी और मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल भी हो गए थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। थाना किला क्षेत्र के अंतर्गत अमन उर्फ बिट्टू नाम के युवक की उसके साथियों के द्वारा मार पिटाई कर हत्या कर देने तथा उसके शव को इज्जत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाले में फेंक देने की घटना घटित हुई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए थाना किला पर सुसंगत धाराओं में 5 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना तथा सीसीटीवी फुटेज से इस संपूर्ण घटनाक्रम में सालू गुप्ता नाम के एक युवक का नाम भी प्रकाश में आया था। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में मेरे द्वारा एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम को जरिए मुखबिर आज सूचना प्राप्त हुई कि नितिन गुप्ता तथा सालू गुप्ता जो कि इस शहर से भागने के फिराक में है। इस सूचना पर एसएचओ के नेतृत्व में थाना किला द्वारा बाकरगंज से रघुपुर दयाल की ओर जाने वाली रोड पर घेराबंदी की।